तो बेटा आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th लेक्चर सेकंड के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। फर्दर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसके कैटेगरी के अंदर बेटा जी हमारे पास टोटल 5 लॉ आते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जांपल क्या है और उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है बेटा जी, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए बेटा जी कि केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारा मतलब क्या है। देखिए, जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है कंबाइन करके कैसे ना कैसे, तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस तरीके से जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है दैट इज HCl। मैं इसको एक बेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशंस है इसमें हुआ क्या है, बेसिकली हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं बेटा जी जिनमें केमिकल रिएक्शन ना हो, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl को सॉल्ट जो है आपका टेबल सॉल्ट, इसको वाटर के साथ इंटरेक्ट करूं बेटा जी तो क्या बनेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब हालांकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है बेटा, लेकिन सॉल्ट और वाटर आपस में कंबाइन हुए हैं, तो ये भी केमिकल कॉम्बिनेशन है विदाउट केमिकल रिएक्शन, विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो बोथ ऑफ दीज आर केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो आज के इरा में तो हम लोग बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं बेटा, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज से तकरीबन 200 साल पुरानी बात है, या उससे भी ज्यादा पुरानी, आप 200 से भी ज्यादा साल पुरानी बात है। तो हो सकता है आज इनमें से कुछ लॉ आज की डेट में हमारे लिए रेलिवेंट ना हो, लेकिन जब इनिशियली केमिस्ट्री की ग्रोथ हुई उस समय ये चीजें बहुत मायने रखती थी। तो कुल मिला के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में बेटा जी 5 लॉ आते हैं हमारे पास। वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी, एक लेक्चर में एक ही लॉ डिस्कस करेंगे, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स और उसके न्यूमेरिकल को डील करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमारा टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए बात करते हैं बेटा। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले ये टॉपिक आया कहां से बेटा जी, हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे दैट इज लेवोसियर, और हम कह सकते हैं एंटोइन लेवोसियर। अगर एग्जैक्टली प्रोनाउंस करें तो दैट इज एंटो लेवोसियर। ठीक है जी, इन्होंने बेटा जी 1789 के अप्रोक्स ये ला दिया था। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उन्होंने समझा क्या था और फिर दुनिया को समझाया क्या था, और उसमें क्या ऐसा था कि उसको आज तक भी हम लोग काफी हद तक एक्सेप्टेबल लॉ मानते हैं। देखिए बेटा, उनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। उन्होंने क्या किया बेटा जी, एक टाइट्रेशन फ्लास्क ली, समथिंग लाइक दिस, और इसमें कॉपर सल्फेट और साथ में क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, CuSO4 प्लस वाटर। तो ये बन गया हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। दूसरे टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या किया इन्होंने, एक और टाइट्रेशन फ्लास्क ली बेटा जी, और इसमें क्या किया बेटा जी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं जो लेवोसियर ने किया था, और इसमें भी बेटा क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर। तो ये क्या बन गया, Na2CO3 का सॉल्यूशन। अब तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया वो समझिए। उन्होंने बेटा जी इस सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये हमने कोई टेस्ट ट्यूब बनाई बेटा जी, और उसमें उन्होंने Na2CO3 का सॉल्यूशन फिल कर दिया, जो भी सॉल्यूशन उनका।
ठीक है। आफ्टर दैट जो कॉपर सल्फेट की टाइट्रेशन फ्लास्क थी, दैट इज कॉपर सल्फेट, उसके अंदर बेटा जी इन्होंने ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है Na2CO3 और नीचे के उसमें क्या है हमारे पास कॉपर सल्फेट। यू हैव टू नो कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। तो एक तरीके से टेस्ट ट्यूब को बेटा जी उस टाइट्रेशन फ्लास्क में डिप कर दिया, मगर ये ध्यान रखा कि ये सॉल्यूशन मिक्स ना हो, सिर्फ डिप कर दिया उन्होंने। और फिर इस पूरे सेटअप का उन्होंने वे किया वेइंग मशीन पर, और मान लीजिए इस पूरे सेटअप का जो वेट था वो कितना आ गया हमारे पास x। ठीक है, यहां ये बात आपको ध्यान रखनी है कि Na2CO3 कॉपर सल्फेट एक ही टाइट्रेशन फ्लास्क में है, मगर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को इसी में एक तरीके से उल्टा कर दिया ताकि Na2CO3 और CuSO4 आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। टेस्ट ट्यूब को वही रखा और कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा बना बेटा जी। मान लीजिए ये हमारी कोई टेस्ट ट्यूब है, अंदर यहीं पे टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है और यहीं पे क्या मिक्स हो गया थोड़ा थोड़ा बीच में, दैट इज Na2CO। और फिर उन्होंने इस पूरे सेटअप का दोबारा से वेट किया और ही वाज सरप्राइज्ड कि इसका वेट भी क्या निकला हमारा x। तो अब उनके माइंड में जो बात आई वो समझिए, उन्होंने समझा कि अगर NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर सेपरेटली वे करें तो x ग्राम है, अगर उनको रिएक्ट होने दे तो कुछ ना कुछ बनेगा, रिएक्शन होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो भी उसका वेट क्या है x ग्राम। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इवन आफ्टर ए रिएक्शन क्या बनाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि ड्यूरिंग ए रिएक्शन मास का ना लॉस होता है ना गेन होता है। दैट इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या स्टेटमेंट दी बेटा उन्होंने, द मास ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन, द मास ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन neither created nor destroyed, neither created nor destroyed, this is our law of conservation of mass। तो ड्यूरिंग ए रिएक्शन क्योंकि मास का कोई डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा है बेटा, इस लॉ को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। तो अगर एग्जाम में ये लॉ आ जाए तो भी आपको समझना है, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारी बेटा जी। अब मैं बता देता हूं एक्चुअल में वहां रिएक्शन क्या हुई थी, कॉपर सल्फेट प्लस Na2CO3 will react to form copper carbonate plus Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये हमारे रिएक्टेंट थे बेटा जी और ये हमारे प्रोडक्ट थे। इसका मास भी x ग्राम आया था और इसका मास भी x ग्राम आया था, वहीं से ये हमारा लॉ जनरेट हुआ था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां तक की बात क्लियर है, आ रही है समझ में। अब उन्होंने क्या कहा बेटा जी कि इसको फिजिकल और केमिकल दोनों एस्पेक्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रोसेस में भी एप्लीकेबल है और केमिकल में भी। अभी फिजिकल में क्या होता है ये समझिए, जब कोई फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस से मतलब होता है बेटा सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और यू कैन से वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये होते हैं फिजिकल चेंजेस, तो यहां भी ये एप्लीकेबल है और केमिकल रिएक्शंस में भी, यानी कि केमिकल प्रोसेस में भी। अभी केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल, एक एग्जांपल आपके पास ये रहा, और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लिख लीजिए बेटा, जिसको हम डिकम्पोजिशन का रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हमारा मतलब होता है जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हुए डिकम्पोज हो जाए भैया, टूट जाए, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल HgO when undergo decomposition Hg plus half। तो केमिकल रिएक्शन के दो एग्जांपल हो गए, फिजिकल के दो एग्जांपल हो गए, इन सभी पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल
ध्यान रखेंगे आप ये बात। और ये जो लॉ था ना बेटा, ये मॉडर्न केमिस्ट्री का बेस साबित हुआ था। हालांकि आज की सिनेरियो में लग सकता है कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन भैया सोचिए 200-250 साल पुरानी बात, कहां तक उस टाइम हमारी साइंस या केमिस्ट्री हुआ करती। उस दौर में ये बात एक तरीके से मतलब एक कहते हैं ना कि उसको हम लोग सब कुछ बदल देने वाली बात थी कि रिएक्शन के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां से क्या हुआ था, फिर फर्दर लॉ को हमें जनरेट करने का मौका मिला था। मतलब इन्होंने एक तरीके से शुरुआत कर दी थी बेटा। अब इसके बारे में आपको कुछ बातें और समझनी है बेटा। नंबर 1, कुछ कंडीशंस हैं। ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा ओनली व्हेन वी हैव ए balanced chemical reaction. We have a balanced chemical reaction. ठीक है। नंबर 2, दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अभी 2 केस हो सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अभी तक हम क्या मान के चल रहे हैं सॉरी, कि रिएक्टेंट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा रिएक्ट ही ना करे। तो उस केस में फिर आप इस लॉ को कैसे स्टडी करेंगे, तो वो भी समझना जरूरी है बेटा। तो अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए फिर तो क्या होगा, इफ कंप्लीटली रिएक्ट, इफ रिएक्टेंट रिएक्ट कंप्लीटली, तब क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन आ जाए बेटा जी, इफ रिएक्टेंट डू नॉट रिएक्ट कंप्लीटली, देन व्हाट। तो यहां जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कैसे लगेगा, समझिए। मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product plus unreacted mass of reactant ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कहीं न्यूमेरिकल में वो ये ना कह दे कि रिएक्टेंट थोड़ा सा अनरिएक्टेड रह गया है, तो उस केस में आपको फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये तो था बेटा इसका एक बेसिक सा नॉलेज। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको पता चले एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या कहने जा रही है। इन्हें हम न्यूमेरिकल की कैटेगरी में डाल तो देते हैं बेटा, लेकिन अभी जो मैं करवाऊंगा वो बेसिकली सिर्फ ये समझाने के लिए कि काम कैसे करता है। तो मान लीजिए मेरे पास बेटा जी सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, मैं इसे इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है बेटा जी CH3COOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो इट विल फॉर्म CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। भले ही अगर इनिशियल फेज में, क्योंकि आप अगर जो लोग 11th में है उन्हें कुछ कंपाउंड्स में प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ हमें इसके मास को स्टडी करना है। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास 20 ग्राम ये है, 40 ग्राम CA है और वी कैन से 30 ग्राम CA है और 5 ग्राम मान लीजिए वाटर है, और हमें ये कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 दैट कम्स आउट टू बी 60 ग्राम। तो हमारा जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो भी 60 होना चाहिए बेटा। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, 30 प्लस 5 और प्लस x, तो दैट विल बी 35 प्लस x, सॉरी 35 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा 60 माइनस 35, दैट इज अप्रोक्स 25 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है 25 ग्राम्स। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम क्या निकाल सकते हैं बेटा जी, अपना किसी भी अननोन सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसका मास निकाल सकते हैं। लेकिन
ये भी बता रहा हूं कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये एप्लीकेबल कैसे है। अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो समझते हैं, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1.5 gram of ethane, if 1.5 grams of ethane undergo complete combustion, क्या हो जाए, complete combustion, and produce CO2 and water। अभी CO2 एंड वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है बेटा जी। मान लीजिए जो CO2 है दैट इज 4.4 ग्राम्स और जो वाटर है बेटा जी दैट इज 2.7, ठीक है। जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें इस लॉ को जस्टिफाई करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, जस्टिफाई सिर्फ ये नहीं कि जोड़ के बता दिया, जस्टिफाई भी करना है केमिकली उसको। तो देखिए पहले, सबसे पहले देखिए रिएक्शन क्या है बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इथेन C2H6, हमें क्या करना है, कंबस्शन। कंबस्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कंप्लीट कंबस्शन वर्ड में देखिए कंबस्शन भी कई तरीके का, पार्शियल है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, जो भी है आपको इसमें आते हैं। तो इट विल प्रोड्यूस CO2 प्लस वाटर। तो सबसे पहला काम किसी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन या किसी भी क्वेश्चन में, केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, पहले आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना बेटा, तो फिर आप क्वेश्चन करें ना करें कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, आपका रिजल्ट के गलत होने के पूरे चांसेस है। तुक्का लग जाए तो कोई अलग बात है, कोई ऑलरेडी बैलेंस हो, लेकिन जनरली आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको चेक करें। तो जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बेटा, ये हमारे पास आता है, आप चेक कर सकते हैं, 2 और 2 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, आप हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 14, 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 14। तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अब दूसरी चीज बेटा जी, हाउ मच इथेन हैज बीन गिवन, 1.5 ग्राम्स। CO2 कितना है 4.4 ग्राम्स, H2O कितना है 2.7 ग्राम्स। अब हमें ये निकालना है और फिर ये प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब ये नहीं करना है कि आप इसमें से ये घटा के ये निकाल दो, नहीं, हमें प्रूव करना है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा जी, मोल कंसेप्ट की मदद से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए समझिए, सबसे पहली बात, इतने ग्राम इथेन का मतलब क्या है वो समझिए, यानी कि कितने मोल ऑफ इथेन है। अभी मोल का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। अभी गिवन मास कितना है 1.5 ग्राम्स इथेन की बात कर रहे हैं, और इसका मोलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन का 12, 2 कार्बन है आपके पास, इसका मोलिक्यूलर मास इसका स्टडी होता है, ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है बेटा, 2 मोल, हम 1 मोल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 30। तो यहां हमारी वैल्यू आ गई 120 मोल्स। अब समझिए, अगर इथेन के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए उसको कंबशन के लिए, 7 मोल्स। लेकिन यहां हमें दिया गया है 1.5 ग्राम, यानी कि इतने मोल। तो अब हमें निकालना है कि ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट कर। तो समझिए बेटा जी, इफ 2 moles of ethane, we require 7 moles of water. For 1 mole of ethane we require, समझ के देखिए, 7/2 moles of water. But how many moles are there? If 120 moles of ethane is there, then we have to determine how many moles of water will be required. तो ये आ जाएगा आपके पास 740 moles of water. तो ये आगे बेटा जी वाटर के मोल्स जो इतने ग्राम इथेन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मोल को फिर हम मास यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, अब यहां देखिए हमारे पास ऑक्सीजन का जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज
32 grams. 1 mole of oxygen is equal to 32 grams. How many moles we have? 7 by 40 moles. तो क्या हो जाएगा बेटा? 32 into 7 by 40. कैंसिल आउट करें 28 by 5. That is कैंसिल आउट होके 5.6 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे बेटा जी? x की जगह लिखेंगे 5.6 ग्राम। और अब ये देखेंगे कि इनका जो मास है और इनका जो मास आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, क्या वो इक्विवेलेंट है? अगर वो इक्विवेलेंट हुआ तो हमारा लॉ जस्टिफाइड है, वरना जस्टिफाइड नहीं। तो इनका जो सम है बेटा जी, यू विल बी फाइंड आउट दैट इज 7.1 ग्राम्स, और इनका जो है ये भी 7.1 ग्राम्स है। इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है। क्लियर है? तो बेटा दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, किसी भी प्रैक्टिस पेपर से, किसी भी बुक से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन गिव अस कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो चलिए एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोई और आपके सामने लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।